चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस शाम जब मैंने अपनी सवारी को दादाबाड़ी छोड़ा तो तब तक सूरज डूब चुका था और अब मुझे करीबन 150 किलोमीटर का सफर तय करना था। चूंकि मैं पिछले 4 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहा था, तो ऐसे में मैंने अपनी पीठ और कमर को थोड़ा आराम देने के लिए वहीं दादाबाड़ी के एक ढाबे पर रुका। भूख भी लगी चुकी थी, तो लगे हाथ खाने का ऑर्डर भी दे दिया। करीबन 8 बजते बजते मैंने खाना पीना और सुस्ताने के बाद मैं वापस से जाने के लिए जैसे ही अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ा, तो वैसे ही ढाबे के मालिक ने मुझे आवाज देते हुए बोला, अरे भैया जरा सुनना। उस ढाबे वाले की मुझे आवाज देते ही मैं रुका। मेरे रुकते उस आदमी ने मुझसे बोला, ओ भैया आप मुझे रास्ते में ढिबरी छोड़ देंगे? उस ढाबे वाले के ये कहते ही मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला, ढिबरी ये कहाँ पड़ता है? मेरे ये पूछते ही ढाबे वाले ने बोला, आप कारी जंगल वाले रास्ते से आए होंगे ना। जब जंगल वाला रास्ता खत्म हुआ होगा तो आपको एक मंदिर दिखा होगा वहां पर, जिसके पास बहुत से कुत्ते बैठे हुए नजर आए होंगे और मुझे वहीं उसी मंदिर तक जाना है उन कुत्तों को खाना खिलाने के लिए। उस ढाबे वाले ने जैसे कुत्तों का जिक्र किया तो वैसे ही मुझे याद आया कि आते वक्त मैंने एक जगह बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए देखे थे पर मंदिर नहीं देखा और मुझे तो उसी रास्ते ही लौटना था। तो ऐसे में मैं उस ढाबे वाले को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे यहाँ भरते ही वो ढाबे वाला 2 बड़े भगोने लेकर आया और टैक्सी में बैठ गया। उसके टैक्सी में बैठते ही मैंने भी टैक्सी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अभी हम ढाबे से कुछ दूर आए ही थे कि पीछे की तरफ अपने दोनों भगोने पकड़े हुए ढाबे वाला बोला, एक वक्त था जब कारी जंगल सूरज ढलते ही खामोश पड़ जाता था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी इस रास्ते से आने जाने की, और जो अनजाने में चला भी जाता था वो फिर कभी कारी जंगल से बाहर नहीं आ पाता था। अभी वो ढाबे वाला अपनी कहानी सुना ही रहा था कि तभी मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई साहब आप मुझे ऐसी कहानी मत सुनाओ जिससे मेरे मन में किसी तरह का वहम बैठ जाए, खासकर अभी जब मुझे इसी कारी जंगल से होकर ही जाना है। मेरे इतना कहते ही वो ढाबे वाला समझ गया कि मुझे उसकी बेफुजल की कहानी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा वो ढाबे वाला चुप हो गया और फिर जब टैक्सी ढिबरी पहुंची तो मेरी नजर उस लाल मंदिर पर पड़ी जहां पर ढेरों कुत्ते बड़ी ही खामोशी से बैठे हुए थे। मैंने आज से पहले कभी भी कुत्तों को किसी मंदिर के सामने ऐसे शांति से बैठे हुए नहीं देखा था। खैर मंदिर के करीब पहुंचते ही मैंने टैक्सी रोकी और मेरी टैक्सी रोकते ही वो ढाबे वाला अपने दोनों भगोने लिए बाहर निकला। अभी मैं टैक्सी स्टार्ट करने ही वाला था कि वो ढाबे वाला बोला, भाई साहब मेरी एक बात मानोगे? उस ढाबे वाले ने जिस सलीके से मुझसे ये कहा तो उससे मैं मजबूर हो गया और बोल पड़ा, हाँ कहिए क्या बात है? मेरी ये कहते ही वो ढाबे वाला मुस्कुराते बोला, आप इन कुत्तों को खाना खिलाकर जाइए। कहते हैं इन कुत्तों को खाना खिलाने से आने वाली मुसीबत टल जाती है। उस ढाबे वाले के ये कहने के बाद मैंने एक बार को सोचा कि उसे मना कर दूं, पर पता नहीं मेरे मुंह से ना निकला ही नहीं और मैंने उस ढाबे वाले की बात मान ली। फिर मैं भी टैक्सी से बाहर उतरा और उन दोनों भगोनों में से एक को उठाते हुए वहां बैठे कुत्तों के पास चला गया जहां पर बहुत सारी मिट्टी के छोटे छोटे कटोरे रखे थे। फिर जब उस ढाबे वाले ने भगोने से दूध निकालकर उन मिट्टी के कटोरे में डालना शुरू किया तो मैंने भी वो भगोना खोला और उससे दूध निकालकर खाली पड़े कटोरे में डालने लगा। फिर इसी बीच उन कुत्तों ने भी दूध पीना शुरू कर दिया। करीबन 10 मिनट बाद जब सारा दूध खत्म हो गया तो अब बारी थी मेरे वहां से निकलने की। और जब मैंने उस ढाबे वाले से बोला, भाई साहब अब मैं चलता हूँ, मेरे ये कहते ही ढाबे वाले ने मुझसे बोला, भाई साहब हो सके तो कारी जंगल पार करते समय इस बात का ध्यान रखना कि उस रास्ते पर भूल से भी मत जाना जिस रास्ते पर कुत्ते ना दिखें। इतना बोलकर वो ढाबे वाला मंदिर की तरफ चला गया और मैं टैक्सी लेकर वहां से निकल गया। फिर जब मैं कारी जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा तो अचानक ही मुझे उस ढाबे वाले की कहानी याद आने लगी जो मैंने पूरी नहीं सुनी थी। पर सच में इस जंगल में कुछ तो बात थी, क्योंकि कुछ घंटे पहले जब मैं इसी रास्ते से आया था तो तब मुझे ये सड़क भी आम सड़कों जैसी लगी। पर अभी जब मैं लौट रहा हूँ तो बाहर का वो ही नज़ारा मुझे डराने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था। खैर मैंने उस कारी जंगल को जल्दी से पार करने के लिए टैक्सी की स्पीड भी बढ़ा दी, पर कुछ दूर जाते ही टैक्सी एक झटके के साथ रुक गई और टैक्सी के यूं अचानक रुकते ही मैं थोड़ा घबरा गया। दोस्तों अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी पता नहीं कहां से एक आदमी आ गया और टैक्सी की खिड़की पर नॉक करते हुए बोला,
टैक्सी तो धुआं फेंक रही है, जल्दी बाहर निकलो। उसके ये कहते ही जब मैंने टैक्सी के बोनट की तरफ ध्यान दिया तो सच में मुझे टैक्सी के बोनट से धुआं उड़ता हुआ नजर आया। बोनट से उड़ते हुए धुएं पर नजर पड़ते ही मैं हड़बड़ा के टैक्सी से उतरा और बोनट की तरफ भागा। और जब मैंने बोनट के पास जाकर देखा तो मैंने पाया कि वहां से किसी तरह का कोई धुआं नहीं निकल रहा है। फिर जब मैंने बोनट खोलकर देखा तो अंदर सब कुछ नॉर्मली था। फिर इसी बीच जब मैंने नोटिस किया कि वो आदमी जिसने मुझे बताया था कि टैक्सी से धुआं निकल रहा है तो वो अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं किसी छलावे का शिकार हो गया हूँ। लिहाजा मैं जैसे ही टैक्सी में बैठने के लिए टैक्सी का दरवाजा खोला तो वैसे ही किसी ने मेरी गर्दन दबोच ली। इससे पहले मैं कुछ भी कर पाता कि उसने मुझे ऊपर उठा दिया और फिर एक झटके से उस सड़क के बीचों बीच पटक दिया। सड़क पर गिरते ही मेरा दिमाग इस कदर झंझना गया कि आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा, जिस वजह से मुझे वो नहीं दिखा जिसने मुझे उठा के पटका था। हालांकि मेरी सांसें काफी तेज हो चुकी थी, दर्द तो काफी हो रहा था, पर उस वक्त मेरे ऊपर मौत का डर हावी था। अभी मैं सड़क के बीचों बीच पड़ा ऊपर वाले से जान की भीख मांग रहा था कि तभी किसी ने मेरा एक पैर पकड़ा और उस सड़क पर घसीटते हुए लेकर जाने लगा। मैं तभी समझ गया कि आज मेरी मौत तय है, क्योंकि वो जो कोई भी था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। देखते ही देखते मेरा पूरा पीठ छिलने लगा। बहते खून से और बढ़ते दर्द के बीच कब मैं बेहोश हो गया या कहूँ मर गया तो मुझे पता ही नहीं चला। पर जब आंख खुली तो मेरे चारों तरफ कुत्तों का झुंड बैठा हुआ था और उन कुत्तों के मुंह पर भी खून लगा था। वहीं मेरी हालत भी बहुत बुरी थी। कूल्हे की हड्डी बाहर निकल आई थी और सर के पीछे के बाल छिले हुए थे। होश में आते ही मुझे फिर से दर्द का एहसास होना शुरू हो गया, जिसके फौरन ही बाद ही फिर से बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी अस्पताल में था। मेरा पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। खैर उस वक्त मेरे में सिर्फ इतनी ही ताकत थी कि मैं आंखें ही खोल पा रहा था। खैर कुछ महीने तो मेरे अस्पताल में ही बीते, पर मैं बच गया। पर मुझे नहीं मालूम कि उस रात मेरी जान किसने बचाई। मुझे लगता है कि मेरी जान उन बेजुबान कुत्तों ने बचाई थी। इसलिए तब से मैंने रोजाना कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दिया है, और हो सके तो आप भी जरूर खिलाएं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।